बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, अब जो दौर आ रहा है वो बड़ा कंप्यूटर वाला दौर है, और ये हम कब से कह रहे हैं, जब से कंप्यूटर को देखा था तब से हम ये बातें कहना शुरू हो गए थे। और वाकई वो दौर अब देखने को मिल रहा है। अब देखें ना, एआई का दौर आ गया है। आज ये शो मैं यहाँ पे बैठ के कंडक्ट कर रही हूँ। हो सकता है कि एआई की बनाई हुई कोई ऐसी होस्ट एक दिन आपके सामने बिल्कुल मेरी तरह हो, बोलती हो, ऐसे ही दिखती हो, बातें करती हो, और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सारी चीज़ें बिकॉज एआई का दौर है, और वो आपके सामने जो है शो होस्ट कर रही हो सकता है फिर मेरी ज़रूरत ही ना हो। इसी तरह देख लें आप, कितने सारे सिंगर्स ऐसे आ गए कि जो गाना गा रहे हैं और उनके जो गाने हैं वो उन लोगों के साथ मिक्स कर दिए हैं जो इस दुनिया में भी मौजूद भी नहीं है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी आवाज़ें जो है वो उन नए सिंगर्स के साथ मर्ज करके जो है वो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंडिंग पे गाने आ रहे हैं। ये सब एआई का दौर है, ये सब कुछ एआई की वजह से हो रहा है। तो अब ये जो एआई के दौर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पे, हम अपने आप को इसके साथ कैसे मैच कर सकते हैं, हम इसके साथ कैसे चल सकते हैं एज बिगिनर, बिकॉज हम तो बिल्कुल अभी नए नए, हमें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमने दुनिया का मुकाबला कैसे करना है, ठीक है, हमने अपने टैलेंट को कैसे इन्हेंस करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमसे बात करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। एआई एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो राइद अफजल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसी तबीयत है राइद साहब? तबीयत ठीक है, खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो, ये जो एआई का दौर है अब, ठीक है, इसके लिए हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं, कैसे मर्ज हो सकते हैं और किस तरीके से ब्लेंड हो सकते हैं? ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, बाय द वे एआई से बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ये पिछले 11,000 साल की सबसे बड़ी ईजाद है। जो आखिरी इतनी बड़ी ईजाद थी जिसने इंसानी तहजीब का धारा मोड़ दिया था, वो फायर थी। 11,800 साल पहले ईजाद हुई थी। ये उसके बाद की सबसे बड़ी ईजाद है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा यूज करेंगे वो कामयाब होंगे, जो इसको ठीक से यूज नहीं करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कि कोई कंप्यूटर लैब में पड़ी चीज है, ये पानी है। जैसे किचन में पानी है ना, हर फूड में पानी इस्तेमाल होता है, तेल इस्तेमाल होता है, उस तरह आपकी लाइफ के हर गोशे में, हर सेगमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब इस्तेमाल होगा। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका लाइफस्टाइल, उनकी इनकम 30% एक साल में ऑलरेडी बढ़ गई है। यानी वो 30% ज्यादा कामयाब हो गए हैं। वाह। तो अब आप हमारे बच्चों को बिलखसूस इसका इस्तेमाल आना बहुत जरूरी है। अब बहुत एक अजीब सी और खतरनाक बात बताने लगा हूं। अगर मेरी बात अजीब लगे ना तो बीच में मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? अच्छा। पिछले एक साल में हम 10 लाख स्टूडेंट्स को एआई की मदद से बोर्ड का पेपर निकाल के बनाना सिखा चुके हैं, जिसकी मदद से सिर्फ एक पेपर पे 3 दिन की तैयारी करके वो एआई की मदद से बी ग्रेड ले रहे हैं। Really? जी। तो जो एक सेकंड, मगर बोर्ड का पेपर, मगर किताबें तो उसने पढ़ी नहीं। फिर सर देखे ना, ये तो नुकसान नहीं हो रहा? एग्जैक्टली नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन वही एआई जो बोर्ड का पेपर निकाल के दे देती है और नीचे नोट्स भी दे देती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कोई बोर्ड हो, गुजरावाला बोर्ड हो, पेशावर बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, हाँ। वो एग्जैक्ट पेपर निकाल के देती है, नीचे नोट्स देती है, बच्चे उसकी 3 दिन तैयारी करते हैं, उनका बी ग्रेड आ जाता है। हाय हाय। वही एआई फिर उन बच्चों को बाकी के सारे, यानी ये 1 महीना लग रहा है बोर्ड में बी ग्रेड लेने के लिए, 1 महीना बोर्ड में बी ग्रेड मिल जाता है 1 महीने की तैयारी में। बाकी का बच्चे सारा टाइम लगा रहे हैं इसी एआई की मदद से कैरियर डेवलप करने में, ई कॉमर्स सीखने में, नया नॉलेज गेन करने में। बताओ, तो अब ये और कौन कौन सी नॉलेजेस हैं जो हम सीख सकते हैं? कोई स्पेसिफिकली आप अगर 1 बाय 1 करके बता दें राइट साहब।
जी, सबसे नंबर वन ये है कि हर बच्चा एआई पे जाए, इंसान बड़ा एडल्ट जाए और जाके कहे कि मेरा ये नाम है, मेरी ये एज है, तुम मुझसे बेशुमार, और ये उर्दू में आप कहें, और तुम मुझसे जितने सवाल पॉसिबल हैं मुझसे पूछो और मुझे बताओ कि मुझे किस कैरियर में जाना चाहिए। अच्छा, अच्छी बात है। और फॉर डिटेल में अगर थोड़ा सा स्कॉल शुरू कर देगा, आपका फेवरेट रंग क्या है, आपको बच्चे पसंद हैं, आपको खिलौने पसंद हैं, आपको बुक्स पसंद हैं, आपको कौन से प्रोजेक्ट करते हैं, अगर ये सिचुएशन हो आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन हो क्या करेंगे, ये आपसे 15-20 सवाल पूछेगा और फिर एग्जैक्टली आपको बता देगा कि आपको बिजनेस में जाना चाहिए या आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए या आपको होस्ट बनना चाहिए या आपको कोई लेबोरेटरी खोलनी चाहिए। ये एग्जैक्टली आपको बता देगा और ये लाइफ में पहली दफा होगा कि आपकी प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग होगी और वो एआई की मदद से। सर मतलब करियर पिकअप कर सकते हैं इजीली हम उसके साथ बात करके, उसको मशवरा करके? यार मतलब बाहर के मुल्कों में जो होता है कि 2-3 साल जो है वो टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चों को, तो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, डिसाइड भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है सारा कुछ काम ऐसे एआई कुछ चंद सवालों में कर देगा। कर दे। अब हम आगे चलते हैं। उसने आपको बताया कि जी आपको बिजनेस करना चाहिए। अब आप उसको कहें, मिसाल के तौर पे मैं चीचों की मलिया में रहता हूं, हमारे आसपास ये चीजें होती हैं हमारी ट्रेडिशनल, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, मेरी एज ये है, मुझे कोई बिजनेस लिस्ट करके दो कि जो मैं कर सकूं। वाह सर, देखें नहीं तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो यूथ है उनको तो पता ही नहीं होता कि उन्होंने करियर किस तरह से बिल्ड करना है, करना क्या है, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। मतलब पढ़ भी लेते हैं, तालीम भी हासिल कर लेते हैं, डिग्रियां भी आ जाती हैं, मगर स्टिल दे डोंट इवन नो कि उन्होंने कौन सी फील्ड चॉइस करनी है। वो बड़े हो जाते हैं, उनके अपने बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी उनको नहीं पता होता कि उनके अंदर स्किल्स क्या थे, क्या बेटर फील्ड वो ज्वाइन कर सकते थे, किसमें देवर गुड एट। अच्छा, कौन से ऐसे सवाल है जो सर हम उर्दू में पूछ सकते हैं आसानी से, तो ये जरूर बताइएगा। एआई साइट भी बता दें प्लीज। जी देखिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, उर्दू में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आ रहा हूं मैं एक बहुत मजे की चीज की तरफ। जी, आप जहां रहते हैं, समझिए वहां कोई एक चीज है जो वहां ग्रो होती है या बनती है या आपने उसको वहां पढ़े देखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जरा कप दीजिएगा, ये देखिए ये कप है। बिलफर्ज हम ये कह लेते हैं कि ये जो आपके नाजरीन हैं उनके इलाके में ये कप होता है, ठीक है। ये गोबर भी हो सकता है, ये घास भी हो सकता है, ये कोई फ्रूट भी हो सकता है, ये चप्पलें भी हो सकती हैं। आपने इसकी तस्वीर खींचनी है एआई में ही, चैट जीपीटी में आपने इसकी तस्वीर खींची। दैट्स नंबर 1। उसके बाद आपने पूछा इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, दैट्स नंबर 2। उसके बाद तीसरा आपने उससे कहा कि मेरे पास सिर्फ बिजनेस करने के लिए 500 रुपए हैं, ये जो तस्वीर मैंने तुम्हें दी है इसके अराउंड मुझे 20 बिजनेस आइडिया दो। अच्छा, ठीक। वो आपको 20 बिजनेस आइडिया दे देगा कि ये जो कप है, या मैं गोबर कह रहा हूं कि गोबर, आप गोबर पे बात, आपको पता है इंडिया अमेरिका में $320 मिलियन का गोबर एक्सपोर्ट करता है। तो आपने उसकी तस्वीर ली। सर वैसे आप मुझे ये बता ही रहे, ये एक नई चीज है, क्यों गोबर का, क्यों? जी देखिए, वो गोबर जो है ना, वो वहां के इंडियन लोग जो हैं अपने घरों में तबर्रुक के तौर पे, जैसे हम वो अगरबत्ती जलाते हैं ना जी, उस तरह इंडियन हिंदू मिथोलॉजी में गोबर घरों के कोनों में रखने से बरकत होती है, गाय का गोबर। यानी मैं भी सेल कर सकती हूँ गोबर? exactly. और इतने पैसे कमा सकती हूँ मैं गोबर सेल करके? एग्जैक्टली, गोबर सेल करें, एक्सपोर्ट करें, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है उसको गोबर चाहिए जी। वाह, इसी बात पे सर एक नया मुझे मोटिवेशनल बिजनेस जो है मेरी आंखों के सामने नजर आ रहा है। तो मैं जो हूँ ना, आप ये मैं आपको बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, आपके इलाके में जो चीज है ना, घास है, घास, आप घास की तस्वीर डालें एआई में और एआई से पूछें कि ये क्या चीज है, वो आपको कहेगा ये घास है। आप उसको कहें इसके अराउंड मुझे 20 बिजनेस दो, 20 बिजनेस मुझे चाहिए इस घास के अराउंड, जो 500 रुपए से शुरू होते हो।
सर सारा बिजनेस आप गाफ से बता रहे हैं, घास भी, गोबर भी। सर प्लीज मुझे ब्रेक लेने दे, मैं लाइव हंसना नहीं चाहती। मेरे एक बहुत ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ राइट साहब मौजूद हैं जो कि एआई एक्सपर्ट हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि एआई के ज़रिए हम किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। राइट साहब मुझे ये बताइएगा कि एआई के लिए कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं, कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं? अच्छा देखिए, एआई बजाते खुद आपको एआई सिखाती है। ये दुनिया का वाहिद एक टूल है जो अपना इस्तेमाल आपको खुद सिखाता है। ये सबसे मजे की बात है, आपको कोई कोर्स नहीं करना। नंबर 1 ये कि आप, हमारी वेबसाइट है east.education, वहां चले जाएं, वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। आप अवेयरनेस ले लें एआई की। उसके बाद आप एआई पे जाइए और आप एआई से कहिए कि मैंने तुम्हें सीखना है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूं, और वो आपको बताना शुरू कर देगा। वाह। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है ना, वो है लाइफ स्किल्स। पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हुई ना हमारी एजुकेशन ने, हमारी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं की, हमारी तरबियत नहीं की। उसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स जिंदगी गुजारने की महारतें। अच्छा। हम उसमें बहुत पुअर हैं, हम पॉलिश नहीं है, रिफाइंड नहीं है। ये काम आपका एआई करेगा। अच्छा। आप एआई को कहें कि मुझे लाइफ स्किल्स डेवलप करनी है ताकि दुनिया में कुछ कर सकूं। आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, मैं आपके सवाल को रिपीट करती हूँ कि हम एआई से ये भी पूछ सकते हैं कि हम स्किल कोर्सेज कैसे कर सकते हैं। यू मीन टू से दिस, राइट? जी, और वो स्किल्स एआई ही आपकी बिल्ड करेगा। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, एआई ही आपकी स्किल्स बिल्ड करेगा। और अगर आपको बड़े स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं तो एक खास एआई का सर्च इंजन जैसे गूगल है वो आया, उसको कहते हैं परप्लेक्सिटी। अच्छा सर, मैं आपकी बात का थोड़ा सा, क्योंकि बीच में डिस्टॉर्शन थी, मैं ये कुछ समझ पाई हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आज का जो बच्चा है, हमारी जो आज की यूथ है, वो टीचर ट्यूटर किसी को ऐसे बुक ना करे, उनको ना हायर करे, वो डायरेक्ट एआई से पूछे कि भाई मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे बताओ मैंने क्या करना है, मैंने कैसे। तो दिस इज़ द, ये हमारा ट्यूटर भी है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी वो तस्वीर खींच के वो उसको ऐसे चैट जीपीटी पे भेज सकता है, एंड देन वहां से भी। अच्छा, हम बात भी कर सकते हैं? वो बोलता है क्या उर्दू में? जवाब देता है क्या हमें अगर हम उर्दू में बात करें? देता है। वो तो 50 ज़बानों में जवाब देता है, उसमें से उर्दू भी है। नहीं, उर्दू में बोल के या लिख के? बिल्कुल 100%। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश में ट्राई करें ना, आप इंग्लिश किसी से सीखें। अब माजरत के साथ जो फर्द इंग्लिश सीखने किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जा रहा है ना, वो 100 साल पहले की दुनिया में रह रहा है। आज आप टोटल इंग्लिश एआई से सीखें। लोग 4-4 जुबानें सीख रहे हैं एआई की मदद से। आप उसको कहीं अरबी सिखाओ, वो आपको अरबी सीखा, आपसे पूछेगा आपको कितनी अरबी आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। वो बिल्कुल जीरो से शुरू करेगा। आप कहीं चाइनीज सिखाओ, चाइनीज सिखाएगा। इंग्लिश कहीं इंग्लिश सिखाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप क्यों ट्यूटर्स के पास जा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है राइट साहब, क्योंकि मेरी बेटी ना, मैं ऐसे आ जाती हूँ तो वो जब घर आती है, मैं कोई काम शाम कर रही होती हूँ, मैं अपने शूट्स वगैरह पे कहीं होती हूँ, तो वो घर पे बैठ के ना, वो उसने कोरियन भी सीख ली और चाइनीज़ भी, और इतनी अच्छी बोलती है कि यकीन नहीं आता। 9 साल की बच्ची है। तो मैं ये बात वाकई आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जब 9 साल का बच्चा इतनी अच्छी चाइनीज़ लैंग्वेज, कोरियन बोल सकता है, तो हम ये जितने लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे इंग्लिश, वो तो हमारे लिए फिर एआई तो हमारा ऐसा ट्यूटर बनेगा कि जिससे हम इजीली स्किल्स पकड़ सकते हैं। क्रिएटिव जो राइटिंग है हमारी, राइट साहब, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? बाहर के मुल्कों में आपको भी पता है बड़ा जोर दिया जाता है, क्योंकि उससे दिमाग भी खुलता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो क्रिएटिव राइटिंग हम बोलते हैं ना, क्रिएटिव, वो 12 टाइप्स की होती है। अच्छा। उनमें से कुछ हम जानते हैं, एसे राइटिंग क्रिएटिव,
पोएम, एड बनाना, रिसर्च पेपर लिखना, ड्रामा लिखना, डायलॉग लिखना, नरेशन लिखना, ये 12 टाइप्स की क्रिएटिव राइटिंग होती है। और आप ये 12 की 12 राइटिंग क्राफ्ट्स एआई पे सीख सकते हैं। मिस, आपने ऐसे मजे की बात बोली, मैं आपके सारे जो नाजरीन हैं उनको ये कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम के बाद आप सीधा एआई पे जाएं और आप कहें कि मुझे पोएम लिखना सिखाओ, मुझे पोएम सीखनी है, पोएम कैसे लिखते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि आपको अफसोस होगा कि पाकिस्तान में इतना अच्छा और आसान तरीका कहीं नहीं यूज हो रहा जिस तरीके से एआई आपको फिर पोएम लिखना सिखाएगी। वो आपसे पूछेगी आपकी थीम क्या है, टॉपिक क्या है, ये लीजिए इसके वर्ड्स ये होते हैं, इसकी फ्रेजेस ये होती हैं, चलिए इसको कंबाइन करें। अरे आपने तो लिखना शुरू कर दिया, साथ साथ मोटिवेट करेगा, साथ साथ आपको पोएम लिखना सिखा देगा। वाह सर, क्या एआई सीखने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट होना पड़ता है किसी सॉफ्टवेयर टूल्स में, कोई ऐसी चीज में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास सिर्फ ऐप होनी चाहिए मोबाइल में, और बाकी आप एआई से जाके कहें भाई मैंने आपको सीखना है, मुझे बताओ कैसे सीखते हैं। जो एआई इस्तेमाल करते हैं उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग, ठीक जी। आपको सिर्फ प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए और वो प्रॉम्प्टिंग भी आपको एआई सिखाएगा। ये मेरा जुमला मैं बोल रहा हूं, आपने अभी जाके एआई को कहना है कि मुझे प्रॉम्प्टिंग सीखनी है ताकि मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह काम कर सकूं। अच्छा, बस वो आपको सिखाना शुरू कर देगा प्रॉम्प्टिंग। सर एआई का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या लो कॉस्ट में एआई की सर्विसेज प्रोवाइड मतलब हो रही है, कर रहे हैं, हासिल कर सकते हैं? एआई के दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है ना, चैट जीपीटी और जेमिनाई। चैट जीपीटी एक अलग कंपनी है, जेमिनाई गूगल वालों का है। ये जिस लेवल का अभी हम बातें कर रहे हैं वो यूजर्स करने के लिए ये फ्री है। जहां पैसे देने हैं ना वो बहुत आगे का, बहुत हाई लेवल का है। आपको जरूरत नहीं है लोगों को। अब आपकी आवाज ब्रेक हो गई। अच्छा आ गया वापस। मैं ये कह रहा था कि ये फ्री है, आम इस्तेमाल के लिए ये फ्री है, आम इस्तेमाल के लिए इसका पेड वर्जन नहीं चाहिए। ठीक है सर, ये जो एआई के जो स्किल्स सीखने के लिए फ्यूचर में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन डिमांड कौन सी ऐसी चीज़ें जो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में भी डिटेल बता दें। मैं सिर्फ आपके पास दो चीजें चाहिए आपको, एक प्रॉम्प्टिंग कि आपने एआई को कैसे यूज करना है, और दूसरा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। और दूसरा, जब आपको एआई कोई आइडिया दे दे तो उसको इंप्लीमेंट करने की सलाहियत, क्योंकि इंप्लीमेंट आपने खुद करना है। सर स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मर्ज करना इनके साथ, एआई के साथ बहुत ज़रूरी है? स्कूल या कॉलेजों में जो तालीम और एआई को शामिल करना बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। सुपर सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एआई आप उर्दू के अलावा हर चीज में इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी, आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। मिसाल के तौर पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत सादा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम सब ने पढ़ा है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। आप एआई पे जाइए, एआई से कहिए, ये जुमला बोलिए कि मुझे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बहुत सारी मिसालें दो, और मुझे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर 9 साल के बच्चे को, जैसे आपकी बेटी है, 9 साल के बच्चे को घर पे समझाना है, मुझे उसकी एक्टिविटीज दो। आपको 10 मिसालें देगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, और 5 एक्टिविटीज देगा जो उसी वक्त आप किचन में जाके कर सकते हैं। वाह सर, ये आखिरी सवाल है, मुझे बता दीजिएगा कि एआई के मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे कि रोबोटिक और ये मशीन लर्निंग, डाटा सर्विसेज के दरमियान अगर आप फ़र्क बयान करें तो जो बिगनर्स के लिए जो कोर्सेज हैं उनको वो आगाज़ कैसे करना है? बस आपने एआई पे जाना है। अभी आप मशीन लर्निंग को भूल जाएं, ये डीप लर्निंग को भूल जाएं, इसके ये तो फिर बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है ना। इसके ऊपर तो देखिए इस दफा के 3 नोबेल प्राइजेस जो हैं वो मिले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज पे है ना। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपको एआई सीखना है तो एआई से कुछ सीखिए।
और एआई पे जाइए, और ये जो मैंने अभी आपसे आइडियाज डिस्कस किए हैं, बिजनेस आइडिया, कैरियर काउंसलिंग का आइडिया, बोर्ड के पेपर की तैयारी का आइडिया, ये 3 आइडिया, इन पे फौरन काम शुरू कर दें। ज़बरदस्त। मतलब आपने कहा है कि कोर्सेज करने के लिए कहीं नहीं जाना, सारा कुछ जो है एआई है, एआई आपका जो है टीचर है, ये आपका उस्ताद है। एआई पे सारे कोर्सेज, सारे स्किल्स कोर्सेज जो हैं वो दस्तियाब हैं, अवेलेबल हैं। आप अपने बेस्ट जो है वो एआई को बनाएं और एआई के साथ जुड़ जाएं। और अगर आपने आगे जितने जो दौर में आगे चलना है, इनके साथ मर्ज होना है, तो एआई को सीखना, एआई के साथ चलना, एआई को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दौर का ये बेस्ट ट्यूटर है। और एआई को अब आपकी मर्ज़ी या 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक बुरे तरीके से। अब ये आपके ऊपर है कि आप एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगर ये है कि दुनिया जो है वो एआई के दौर के साथ चल रही है और दुनिया मुकाबला कर रही है। वाई? बिकॉज़ वो अपने स्किल्स के साथ, स्किल कोर्सेज जो है वो एआई के ज़रिए जो है अपने आप को अपग्रेड कर रही है। मगर हम जो है अभी बहुत पीछे हैं। हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो हमें एआई के साथ चलना पड़ेगा। मेक श्योर। थैंक यू सो मच राइट साहब, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया है एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज ही ये शो देखने के बाद, इस सेगमेंट को देखने के बाद, आपके घर पे बच्चे आए, आपके हस्बैंड आए, खुद आप जो देख रही हैं बैठ के, जो टीवी देख रहा है, वो अभी आज एआई के साथ जुड़ जाए। उसके लिए कोई ट्यूटर नहीं लगाना, उसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना, उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, किसी जगह एडमिशन नहीं लेना। आपका उस्ताद अपना, आपका एआई आपके घर पे मौजूद है। उसको अपना ट्यूटर बनाइए, उससे सीखिए, अपने स्किल कोर्सेज कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिए और मुकाबला कीजिए डट के पूरी दुनिया का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आपको पता है आज का सेगमेंट, ये जो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ये बड़ा डिफरेंट सेगमेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है, मगर ये जो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत डिफरेंट सा इसलिए मुझे लगा क्योंकि मुझे आपको ये बात समझाते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं अपने गेस्ट के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मगर सीरियसली आपको पता है क्या, रंग जो होते हैं, चाहे वो पौधों का रंग हो, चाहे आसमान का रंग हो, चाहे जो कपड़ों का रंग हो, आपके इर्द गिर्द जो सोफ़े, पर्दे, दीवार, कोई भी आपके जो कलर्स हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में, आपकी लाइफस्टाइल में और आपके एक मैं कहूँगी कि इंसानी जहन को मुतासर करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक रोल प्ले होता है। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कितनी हकीकत है और ये कैसे अपनी ज़िंदगी में जो है हम लेकर आते हैं और चेंजेस हमारे मूड में, हमारे जहन में, हमारे एटीट्यूड में हो जाती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान हैं, ज़ायरा यासिर हैं। मैं इनके बारे में पहले ये बता दूं कि है तो ये इमेज कंसल्टेंट, मगर इससे पहले जो थी वो एक्स आर्मी कैप्टन भी रह चुकी हैं। मैं बड़ी बात है कि मैं इनसे अभी मुलाकात करी और अभी मगर खैर इस फील्ड में नहीं है, मगर अभी ये इमेज कंसल्टेंट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ब्रेक में भी यही सवाल करी थी कि इतनी आप ज़बरदस्त पोस्ट पे थी और इतने मज़े की आपकी जो लाइफ थी, तो बड़ा अच्छा आपने फील्ड एक ज्वाइन करके उसको छोड़ दिया। व्हाई इज़ दैट? दैट्स बिकॉज इट इज़ दिस डिसीजन इज़ इंस्पायर्ड माई ओन जर्नी। जैसे मैंने अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक लोगों के अंदर और माशरे में अपने लिए एक रिस्पेक्ट देखी, तो आई वॉन्ट टू ट्रेन पीपल नाउ। जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई आर्मी में, और बेसिकली तो मुझे खुद भी पता नहीं था, मैं बहुत हाउसवाइफ टाइप की लड़की थी, बहुत ईस्टर्न शर्मीली सी, खेलती भी नहीं थी कभी। और आप देखें, जब मेरी आर्मी में सिलेक्शन हुई तो मुझे तब पता चला कि मेरे में इतना पोटेंशियल है। तो ये चीज़ मुझे बहुत टच कर गई कि हमारे भी ख़वातीन में बहुत पोटेंशियल होता है, पर उनको पता नहीं होता, बिकॉज उस तरह की फैमिली बैकग्राउंड नहीं होती। तो कोई तो हो जो उनको बताए कि आपके अंदर ये टैलेंट है, फिर उसको पॉलिश करे, फिर पॉलिश करके उसको जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो नाउ आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी इन दिस वे। वाह, ज़बरदस्त। तो अब ये बताइए कि जो हम रंगों के ऊपर आज बात करेंगे, ये रंग जो है हमारी ज़िंदगी में, इंसानी जहन पे किस तरीके से जो है हम पे इम्पैक्ट करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं? ऑल राइट। सो आपने बताया जैसे मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सा ओवरव्यू देना है। वो ये है कि इमेज जो है ना, दैट इज़ बेसिकली योर अपीयरेंस, योर बिहेवियर, एटिकेट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो माइंडसेट। अब इसके अंदर कलर्स जो हैं वो बेसिकली तो आपकी अपीयरेंस से बिलोंग करते हैं, यानी जो आप पहनते हैं, खुद पे ओढ़ते हैं, वो कलर्स बेसिकली वो आपकी पैकेजिंग डिफाइन कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन कलर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तकरीबन 80 to 90% जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो कलर्स के थ्रू जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉकड इनटू द स्टूडियो एंड आई सॉ यू,
तो बेशक मैं चाहूँ बेशक मैं ना चाहूँ, सबकॉन्शियसली मुझे आपके कलर्स ने कोई ना कोई मैसेज दे दिया। कलर ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैंने कह रही थी। नो, इट्स क्वाइट फेमिनिन एंड इट लुक्स रियली वाइब्रेंट। यस, अच्छा, यस डेफिनेटली। तो ये इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली वही है ना कि जब फॉर एग्जांपल आज मैं चूँकि ज़्यादा एग्जेक्टिव्स के साथ काम करती हूँ, तो जब हम इंटरव्यू के लिए वॉक इन होते हैं रूम में, तो आपको पता है कि ज़्यादातर एक सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर HR प्रोफेशनल्स ने यही बताया है कि 80 to 90% वो बंदे को के एंटर होते उसकी वाइब से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसको रखना है या नहीं रखना। मतलब रंगों का इस्तेमाल जो है वो किसी भी फ़र्द की जहनी कैफियत को बदल सकता है। एग्जैक्टली, यस। एंड यू नो, मुझे ऐसे लगता है आजकल का जो फास्ट पेस दौर है ना, अब ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप भी देखते होंगे ज़्यादातर लोग जो है ना ब्लैक ही प्रेफर करते हैं, है ना, कि बस जल्दी से ब्लैक पहन लिया, सबको सूट कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। अच्छा, सबको सूट करता है, इससे ज़्यादा ये है कि सब उसमें थोड़ी सी अपने अंदर पावर महसूस करते हैं, थोड़ी सी अपने अंदर अथॉरिटी महसूस करते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो स्लिम लगने के लिए ये बात करने लगे। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप कलर साइकोलॉजी को समझेंगे तो अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये किस तरीके से और कुछ इसके स्टेप्स जो हैं वो बता दें। एक तो ये हो गया कि आप कुछ शॉकिंग लिपस्टिक्स लगा सकते हैं कलरफुल, कुछ ये होता है कि आप कलरफुल कपड़े आपने कुछ पहन लिए, ठीक है, कुछ ये होता है कि आप अपने घर में भी इर्द गिर्द जो है रंगों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो कौन कौन से रंग, फॉर एग्जांपल अगर हम घर के इंटीरियर से शुरू करते हैं तो कौन कौन से रंग जो है हम रखें तो जिसमें गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, इस तरीके के रंग है जो रखें तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो ज़रा प्लेजेंट खुश मूड में रहे हमारे साथ। ठीक है। सो अच्छा, अब मैं ना थोड़ी सी इसकी भी बेस सेट करना चाह रही हूँ पहले कि ऑडियंस को हम ऐसी आज इन्फॉर्मेशन देंगे वो कल को अपने लिए खुद भी चीज़ें डिसाइड कर सकें, उनको किसी डिक्शनरी में जाकर देखना ना पड़े। परफेक्ट। उसके लिए अब एक तो आपने बात कर दी कि रंग हर जगह है, आपके पहनने ओढ़ने से लेके उठने बैठने, आपके वर्क इन्वायरमेंट में, आपके घर के इन्वायरमेंट में, हर जगह कलर है। हमारी आंख में रंग है। हमारी आंख में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें से बेसिकली कलर्स निकलते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे साइंस का रेफरेंस दूंगी। उसमें जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसके 7 कलर्स होते हैं, जिसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं रेनबो कलर्स होते हैं। अच्छा, रेनबो कलर्स की एक आपने देखा है सिमिट्री होती है। विब गायर उसका है एक जो हम बचपन में पढ़ते होते थे, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, इस तरह से, ठीक है। तो यानी सबसे जो बेस पे आता है वो रेड कलर आता है और सबसे जो टॉप लेवल आता है वो है वायलेट कलर। अच्छा, विब गायर यानी आर पे वो एंड हो रहा है और वी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझ लें कि जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेवलेंथ उसकी सबसे छोटी है। ठीक। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं कलर्स, तो वो जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या है, लाइट, यस, लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक। लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। अच्छा। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो बीच में जैसे ग्रेजुअलिटी आ रही है, ठीक है, इसमें जो आपके रेड हैं, ऑरेंज हैं, येलो हैं, ये कलर्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ऐसी है, शार्प है, एनर्जेटिक हो जाते हैं आप, एक्साइटमेंट है इसके अंदर, यू नीड अटेंशन। लाइक ये कलर्स कहीं भी होंगे तो आपकी फ़ौरन इनके ऊपर नजर जाएगी, तो एक्सेंट यानी कि ये क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे आप इसमें ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी में जाते जाते हैं तो आपके कलर्स में एक कामनेस आती है, एक पीस आता जाता है, एक स्टेबिलिटी आती जाती है, बिकॉज वो ब्लू है, वो ग्रीन है, वो वायलेट है, वो इंडिगो है, वो पर्पल कलर है। क्लियर? सो अब नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये स्पेक्ट्रम आपका ऐसे चलता है। अब हम यहाँ से इस बेस को अगर लेकर चलेंगे ना कि जो आपके नीचे वाले कलर्स हैं वो सारे उन लोगों उनकी जो वो चीखते हुए कलर्स हैं, ठीक, और जो ऊपर वाले कलर्स हैं वो जैसे जैसे आप उनकी फ्रीक्वेंसी हाई करते जाएंगे तो वो सुकून, पीस, ऐसे कलर्स हैं, ठीक है। ठीक। अब इस बेस को आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम जहन में रखना है, बिकॉज अब हम जब भी बात करेंगे इमोशंस की तो वो हम इसके साथ रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो फिर जो हम सवाल करेंगे इस पैनल को आप याद रखिएगा, जो भी हमें समझाया इसी पैनल के थ्रू हम आपको आगे भी समझाते रहेंगे। हमारे पास ज़ायरा मौजूद है, स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, नई टेक्निक है, सुन लीजिए। ज़ायरा भी बता रही है कि पर्सनालिटी के ऊपर भी कौन कौन से कलर्स जो हैं वो अगर आप पहनते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट लेकर आते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, आपके रंग में, आपके फ्रेशनेस में, आपके हुलिये में, आपके मूड में। तो ये देखिए जी, लाइव होने लगा आपके सामने। When you use the right colors, you look more young. You don't need more makeup then. वाओ, देखें जी। इसका सबसे पहले स्टेप्स मैं बताती हूँ। आपने सबसे पहले अपनी वेन्स देखनी है कि आपकी वेन्स अगर ग्रीन है तो आप ये समझ लें कि यू हैव अ वार्म अंडरटोन, राइट। अगर
ब्लू है तो इट मीन्स यू हैव अ कूल अंडरटोन, और अगर ग्रीन और ब्लू मिक्स हैं जैसे कि मेरी है तो यू हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन, राइट। अब ये 3 कैटेगरीज में आपने पहले खुद को डिफाइन कर मेरी कौन सी ग्रीन है? फिजा की जो है वो है ग्रीन, ठीक है। सो इसका मतलब फिजा इज अ वार्म अंडरटोन, यस। तो अब हमने कूल कलर्स पे नहीं जाना, अब आप ये देखिए कि ये जो गोल्डन कलर है ये वार्म कलर है, ठीक, यहाँ पे आपने रखना है, राइट। और ये जो सिल्वर कलर है दिस इज क्या, ये तो कूल है, कूल कूल है ना, यस, दिस इज कूल एंड दिस इज वार्म, राइट। ठीक है। तो अब हम देखें, एक तरफ हम वार्म लगाते हैं, इट लुक्स, अब हम एक स्क्रीन खुद ही बता देगी, ऑडियंस खुद ही बता देगी कि कौन सा कलर फिजा पे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, राइट। सो पहले आप ये देखिए इनका चेहरा वाइट के अंदर कैसा लग रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम वाइट की जगह गोल्डन कर देते हैं तो इनका चेहरा कैसा लग रहा है। सो आप मुझे खुद बताइए, आप अपने आप को देख रही हैं? मुझे लगता है गोल्डन, गोल्डन ना, यस, इट लुक्स रियली रिच ऑन योर फेस, यस, दैट लुक्स वंडरफुल। सो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया कि इनकी वार्म अंडरटोन है, राइट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये अब हम इसकी मतलब अब मैं जब करेंगे। कपड़े बना रही हूँ, कोई नई चीज़ें कर रही हूँ, या किसी दुल्हन ने अपने वेडिंग के कपड़े बनवाने, तो उसको पता होना चाहिए उसके वेन के हिसाब से कि ये इसकी रगों का कलर है, तो उसने जो है सिल्वर शरारा, सिल्वर कपड़े नहीं बनाने, उसने गोल्ड के शरारे बनाने, गोल्ड के कपड़े पहने, गोल्ड की साड़ी बनानी। इज दैट? यस, दैट्स ट्रू, बट आल्सो इट वर्क्स फॉर वर्किंग वुमेन, बिकॉज मैं वर्किंग वुमेन के साथ भी काम करती हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करती हूँ, ऑन स्क्रीन आपकी प्रेजेंस स्किन कलर्स में अच्छी आ सकती है, उसके ऊपर काम करती हूँ। हम सबसे ज़्यादा कॉमन रेड कलर की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब नॉर्मली देखें तो जब भी मैं सर्वे करती हूँ या खवातीन से पूछती हूँ अनाउंसमेंट में, तो दे वुड ऑलवेज गो फॉर दिस कलर, ठीक है। हम देख लेते हैं, ये वाला रेड उनको लगता है बहुत शार्प है, राइट, लेकिन हम देखते हैं फिजा के ऊपर जो है कौन सा कलर रेड का ज्यादा प्यारा लग रहा है शेड। अब ये रेड के शेड्स हम आपको बता रहे हैं, है रेड, राइट, ब्लू, ग्रीन वेन्स के साथ, ग्रीन वेन्स के साथ, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है रेड कलर। मैं इधर टर्न कर जाती हूँ ताकि आपको इजी ये ऑरेंज तो मुझ पे ऐसे लगे कि मैं चिंगारियाँ मार बाजे, ये नहीं चलेगा, ये ज़्यादा नहीं हो गया, ये ज़्यादा हो गया है ना, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा चले, लेकिन ये देखें, ये आपको कैसा दिख रहा है? अब ये है थोड़ा सा ढला वाला है ना, ये, हाँ, लेकिन ये डल कर रहा है आपकी स्किन को, ये राइट। डल कर रहा है? हाँ, ये डल कर अच्छा, ये डल कर रहा है। अब आप ये देखिए, इसके बाद मैं ये लगाती हूँ, अब आप अपने फेस को देखेंगे, ठीक है। ये एक आई बार नीड योर हेल्प, ऐसे रखिएगा जरा यहाँ पे हाथ, ठीक मगर ये वाला कलर ऑरेंज वाला एक बार मैंने पहना था, हमारा डायरेक्टर अली एन के, वो मुझे कहता है कि विच लग रही हो। नहीं, ऑन स्क्रीन आपके कलर्स फिर अलग हो जाते हैं, राइट। अच्छा। तो आप ये देखें ना, इसमें आप अपनी स्किन को देखें, फेस को, और इसमें देखें, ये ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है ना, फेस पे ग्लो आ जाता है इससे। अच्छा बुरा बात की बात है, अच्छा बुरा बात की बात है, ग्लो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। बात है, ये डल कर रहा है, एग्जैक्टली, ये डल कर रहा है, ये डल कर रहा है, ठीक है। वो ब्राइट कर रहा है, उससे आप यंग लग रहे हो, ठीक है। चलें, अब हम वाइट का भी छोटा सा टेस्ट एक कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, क्योंकि वाइट भी लोगों को हो रहा होता है कि हम वाइट पहने, ठीक है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल प्योर वाइट है, प्लेन है। अब आप मेरी हेल्प ये करेंगे कि आप इसको यूं पकड़ लें साइड से, ताकि इस जगह से, ताकि हमें आपके फेस पे रिफ्लेक्शन नजर आए वाइट का। वाइट नहीं अच्छा लग रहा मुझ पे, नहीं अच्छा लग रहा ना, अचानक से मेकअप भी डार्क हो गया, राइट, इजंट इट? हाँ, ऐसे ही है। फेस ग्लो कर रहा है क्या इसमें? आपने कमेंट करके बताने, मैंने तो कुछ समझ थोड़ी सी हल्की जड़ी आंदी है, तो मैं दस नहीं एग्जैक्टली। तुसी भी मैंने दसो जी, जायदा जी आपके ऊपर चंगा लग रहा है, तो नहीं वाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जरा सिल्वर भी नहीं अच्छा लगा था, वाइट भी नहीं, सिल्वर भी नहीं और वाइट भी नहीं अच्छा, इसलिए मुझ पे स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं अच्छा लगा, काली हो जाती थी। एग्जैक्टली। तो हम जो है ना वो देखेंगे कि अगर आपने इस कलर में आते हैं, फॉर एग्जांपल नाउ इट लुक्स रियली चॉकलेटी, राइट। सुनिए, ये तो अच्छा लग रहा है ना। तो दीज आर बेसिकली योर कलर्स। मैं वन बाय वन इसका ड्रेप हटाती हूँ, आप खुद देखिएगा। ये देखिए, ये भी अच्छा था, ये भी, मगर ये थोड़ा सा डल कर रहा है। नहीं, ये बहुत एलिगेंट लगेगा जब आप पहनेंगी इसको गोल्ड ज्वेलरी के साथ, इट वुड लुक रियली। मैरून है ये? यस, इट्स मैरून। वो कत्थई है? कत्थई का मुझे नहीं पता, बट इट्स ब्राउन। ये कत्थई है, कत्थई भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैरून भी अच्छा लग रहा है, उसके बाद भी जल्दी जल्दी आगे जाते हैं। ये वार्म कलर्स हैं सारे, ये अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी अच्छा है। चले जी, बिकॉज़ ये अब आप इस पैलेट पे आ गए ना, अब इसके कलर सारे आपको अच्छे लगेंगे। यस, दैट्स ऑरेंज, ऑरेंज है ना, ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज कलर दैट्स। और ये वाइट हटा दिया हमने जिंदगी से। अब ये हल्के कलर भी, पिंक शिंक वाले भी दिखा दे। नहीं, देखिए इसमें है डार्क कलर, ये वाला पिंक जो आप कह रहे हो ना कि आपने अभी पहना भी हुआ है, राइट। अब आप इसको देखो जरा,
ये आपके मेकअप को डार्क दिखा रहा है, डार्क दिखा रहा है मेकअप को। अच्छा पिंक, ओके जी। तो आपका वाला जो पिंक है वो बेसिकली जो मेरा वाला पिंक है, जल्दी से लास्ट दिखा देते हैं उसके बाद चलते हैं। चले ब्रेक पे, ये वाला जाएगा मेरे पे ना। एग्जैक्टली। चले जी, इस तरह से अपने चेहरे पे अपनी चीज़ों के साथ मैच करके रंग लेने। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, आज ज़ायरा ने हमारी सोच ही बदल दी। हमें ये बताया है कि जब हम अपने किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए तैयारी करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो वेन का कलर है वो क्या है। अगर हमारा वेन का कलर जो है वो ग्रीन है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल अभी आपके सामने मैंने दिखाई, तो उसके हिसाब से आपने जो है ना वार्म अंडरटोन कलर्स पहनने हैं। आपने ये वाइट कलर, ये सिल्वर कलर, येलो कलर, ठीक है, डार्क इस तरह के शेड, जैसे वो ग्रीन का टोन था, पर्पल का टोन था, ब्लू का टोन है, ये सब चीज़ें आपने नहीं पहननी है। आप बड़े वार्म कलर्स पे जाएंगे, जैसे जिनमें थोड़ा सा येलो अंडरटोन आती है, वो वाले कलर्स आपके ऊपर सूट करेंगे तो आपका वो इवेंट अच्छा लगेगा। और वैसे भी अगर आप कहीं ऐसे अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, बहुत से कपड़े आप बनवा लेते हैं या ख़रीद लेते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है कि जोड़े में काम अच्छा हुआ है, जोड़ा प्यारा, मगर वो जब तक आपके स्किन अंडरटोन के साथ मैच नहीं करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करेगा, दैट्स नॉट वर्थ फॉर यू। आप अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बेहतर है वो कलर ख़रीदे मत, चाहे उनमें जितना काम क्यों ना। अच्छा, हमारे जो सोल है उसको अगर कोई कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, भले हम पे सूट नहीं कर रहा, कैन वी वेयर दैट? येस डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं बहुत एक थंब रूल बताने लगी हूँ इस वक्त ऑडियंस के लिए, और वो ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कलर चॉइस है और आपको चूज़ करना है कि आपके पैसे भी ना जाएं और आपने क्या ख़रीदना है, तो जस्ट थिंक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आप सोच लें कि कौन सा जोड़ा, कौन सा कलर पहनकर आपको अच्छा फील होगा। पहनने के बाद खुद को विजुलाइज करके अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, आपकी सोल आपको खुद आंसर करेगी। आपका सारी जिंदगी हम एक कलर पहन सकते हैं? कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, एक ही कलर में खुश रहते हैं, पूरी अलमारी उसी कलर में भरी भी होती है। मर्द हजरात में भी बड़े अमीर अमीर लोग देखा है मैंने, एक ही चिट्टी शलवार कमीज में घूमेंगे, इट सूट्स देम, राइट? तो या फिर एक ग्रे शर्ट पहनेंगे, बार बार पहनेंगे, उनको सूट करती है, तो ये इज दैट ओके? बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन वाइट कलर जैसे रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। जो लोग थोड़े काम और पीसफुल होते हैं, अब उनको लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, वो ग्राउंडेड होते हैं, तो वो हमेशा वाइट भी पहन सकते हैं, हमेशा पहनते रहें। अच्छा। इसी तरह ग्रे कलर जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेशन शो करता है, एक बुजुर्गी शो करता है। जो लोग मेच्योर होते हैं वो हमेशा ग्रे पसंद करेंगे और वो ग्रे ही पहनना, यानी कि आपकी जो कलर चॉइस है वो आपकी बेसिकली पर्सनालिटी भी बता देती है कि अच्छा क्या घर में जो हम रंग भरते हैं एसेसरीज के ज़रिए इन चीज़ों पे, तो क्या हम अपने फीलिंग्स को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी भी घर में एंटर होते हैं तो उसकी वाइब हमें समझ में आती है। पहले हम कहते हैं पता नहीं हमें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है इस घर के अंदर आने। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हमारा दिल करता है हम यहाँ बैठे रहें और हमें बड़ा कोजी और अच्छा फील हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर आपके पास जो कलर्स हैं वो वार्म कलर्स होंगे, एनरिचिंग कलर्स होंगे, इसलिए हम घर में अक्सर येलो लाइट्स यूज़ करते हैं। फानूस के कलर्स येलो होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप वर्क प्लेस में जाते हैं वहाँ पर आपकी वाइट लाइट होती है। फैक्ट्रीज़ में जाते हैं तो बिल्कुल ही वाइट लाइट हो जाती है। तो ये इस तरीके से आपकी जो कलर है, इर्द गिर्द जो भी एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो उससे आपकी मूड चेंज होता है। जब आप बेडरूम की बात करें तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़े वार्म कलर्स, कोजी कलर्स, गोल्डन कलर्स यूज़ करें। वार्म लाइट्स का भी इस्तेमाल करें ना? एग्जैक्टली, वार्म लाइट्स तो आपका मूड बहुत चेंज करती हैं। आप अपने ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई ऐसी चीज़ कि स्किन टोन के हिसाब से मुझे बताइए कि अगर किसी की रंगत बहुत ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा काला शेड की तरफ है, तो वो कौन से ऐसे कलर्स हैं जो पहने तो अच्छे लगे, और जो कोई ब्राइट है, गोरा है, उसको कौन से कलर सूट करेंगे? ऑलराइट, उसमें यह है कि मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपकी वार्म अंडरटोन है, जैसे कि हमने अभी आपकी वार्म अंडरटोन भी निकाली, एक तो आपको चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ आपने देखनी है अब आपकी जो स्किन है वो फेयरनेस की तरफ ज़्यादा है या थोड़ी सी डल की तरफ है, म्यूटेड है, जिसको म्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी म्यूटेड है तो आपने डार्कर कलर्स की तरफ आ जाना है, यानी कि वार्म और डार्क। अगर आपकी फेयर है तो आपने वार्म एंड लाइट, पेस्टल कलर्स और उनके अंदर चले जाए। नियॉन कलर्स भी इवन सूट कर जाते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आपकी कूल अंडरटोन है तो उसमें भी अगर कूल एंड डार्क है तो आपने बहुत डार्क कलर्स पहनने हैं जिनके अंदर ब्लैकनेस होती है, राइट। और अगर आपकी जो है ना कूल एंड लाइट है तो उसमें आपने बहुत फ्रेश कलर्स पहने, जैसे स्काई ब्लू कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, लेमन कलर हो गया, वो फिर आप पे अच्छे लगेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कूल अंडरटोन वाले बहुत मिनिमल लोग हैं, ज़्यादातर वार्म ही है, या तो वार्म डार्क होंगे या वार्म लाइट होंगे। तो इसका प्रॉपर कलर एनालिसिस होता है, प्रोफेशनल कलर एनालिसिस, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर और अ मीडिया पर्सन। आज आपने बड़े डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमें काफ़ी डिटेल में समझाया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा भी आपको अपने प्रोग्राम में मदद करूँगी ताकि इसको डिटेल में और भी बात कर सकें विद एग्जांपल्स, राइट। थैंक यू ज़ायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हम आपको दोबारा मिलेंगे एक अपने ज़बरदस्त सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे फ्लू के ऊपर, इन्फ्लुएंज़ा के ऊपर, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो डॉक्टर है जिसकी मदद से हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरीके से आप इस मौसम में, जो अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, आप अपना किस तरीके से ख्याल कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और आप इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिद ज़िया साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज ये बताइएगा मुझे सबसे पहले कि इन्फ्लुएंज़ा और आम नज़ले में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि हमें तो ये समझ नहीं आती है कि ये इन्फ्लुएंज़ा है या ये फिर आम सा कोई नज़ला जो घर में हो गया। नाक गले की सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वायरस से होती है, और वायरस एक है कॉमन कोल्ड, जो बहुत कॉमन कोल्ड मीन बहुत आम। 80% जो आप नॉर्मल हर बंदे को हो रहा है वो कॉमन कोल्ड है, जिसके बारे में बड़ा सिंपल सी बात है कि दवाई ले लें फिर भी ठीक हो जाता है, ना लें तो फिर भी ठीक हो जाता है। इसमें आम तौर पे फीवर बहुत लो ग्रेड होता है, 1 से 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, और डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम होती हैं। और एलर्जी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एलर्जी एक इससे मिलती जुलती चीज़ है, इसमें छींकें आती हैं, पानी आता है नाक से, आँखों से भी पानी आता है, लेकिन फीवर नहीं होता, पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। आपको छींकें आई और 1 घंटे में आप ठीक भी हो गए। आपने पुरानी किताबें झाड़ी, पुराने स्टोर में किसी में गलती से चले गए घर में, तो चांसेस हैं कि आपको छींकें आएंगी, आंखों से पानी आएगा, और चंद मिनट में या चंद घंटों में यू विल बी फाइन। नो फीवर, नथिंग एल्स, इट्स एलर्जी। ये कोल्ड फ्लू जो होता है वो, और ये जो इन्फ्लुएंज़ा होता है, इसकी अलामत एक जैसी है मतलब? जी बिल्कुल, इसकी अलामत एक जैसी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा इज़ अ वेरी सीरियस बीमारी। अच्छा। इन्फ्लुएंजा 20% होता है समझे इंसिडेंस में, दूसरा 80% कॉमन है। सो कॉमन कोल्ड बहुत आम है, इन्फ्लुएंजा इज़ अ वेरी सीरियस बीमारी। इतनी सीरियस डिजीज़ है कि इसमें दुनिया में कोविड से पहले सबसे ज़्यादा डेथ इसी से होती रही है। अच्छा। और पिछली सेंचुरी के शुरू में वर्ल्ड वार के सराउंडिंग में इसी इन्फ्लुएंजा से सबसे ज़्यादा डेथ हुई। तो सर इसका फ़र्क कैसे पता चलेगा? स्पेनिश फ्लू भी, हाँ बिल्कुल, ये बड़े अच्छी और सिंपल सी बात है। अगर आपको फीवर इतना ज़्यादा हुआ है, बोन पेन हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, इट इज़ सर्टनली नॉट कॉमन कोल्ड, इट इज़ इन्फ्लुएंजा। अच्छा। इन्फ्लुएंजा की अलामात, बुखार 100 से हमेशा ज़्यादा होगा, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी, बोन पेन हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। बहुत छोटा बच्चा जो 2 साल से छोटा है ख़ास तौर पे, या एल्डरली है जिसको सांस का मिस फिज़ा पहले ही मसाइल हैं, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उनको तो इंतहाई ख्याल किया जाए। इससे अक्सर फेटल रिज़ल्ट्स आते हैं। अच्छा। इन्फ्लुएंजा से। और जो वैक्सीन दुनिया में राइज है, जो फ्लू शॉट बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, कॉम्प्लिकेशन, जिसमें बॉडी की कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, हीरिंग जा सकती है, आपका बोलचाल बंद हो सकता है। ये बच्चों में बहुत आम है कि छोटे बच्चे को इन्फ्लुएंजा हुआ, टाइमली पेरेंट्स ने ख्याल नहीं किया, तो जिसके बारे में कहा गया कि कभी भी फीवर हो 100 से ज़्यादा, सबसे पहले बच्चे की स्पंजिंग करें। अच्छा। फीवर होने ना दें। अच्छा। हाई ग्रेड फीवर फॉर ए लॉन्ग टाइम लीड्स टू सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सर इसकी जो है वैक्सीनेशंस ऑलरेडी लग रही हैं बच्चों को, या फिर अलग से जाके स्पेशल लगवानी पड़ती है कि ये इन्फ्लुएंजा की जो है वैक्सीनेशन? पूरी दुनिया में राइज है कि साल में 1 या 2 दफ़ा हर साल नई वैक्सीन आती है। वो वैक्सीन इसी मंथ में, लास्ट मंथ जो गुजर गया, उसमें वेरीफाई होती है, WHO रिकमेंड करता है, और इसकी स्ट्रेन बाकायदा इस्टेब्लिश की जाती हैं कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट होगा। वो वैक्सीन इस मंथ में लग जानी चाहिए। नवंबर? जी, अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ। ओके। अब इस मंथ में भी लग जानी चाहिए। देयर इज मतलब नेवर टू अगर लेट। किसी ने अक्टूबर में नहीं लगाई तो वो नवंबर में लगा सकता है। Exactly. तो ये मार्केट में दस्तयाब होती है इसकी वैक्सीन? बहुत फ्रीली इस वक्त अवेलेबल है, और ये वैक्सीन सेम है, छोटे बच्चों का भी, बड़े का भी, 0.5 cc का। इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड, इट कीप्स योर हेल्थ अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। सर मैंने और मेरी बेटी ने लगवाई है, और वाकई वरना मुझे हर सर्दी ना गुजारना मुश्किल हो जाता है। यू आर टू राइट, इसको करना ज़रूरी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का मसला आता है, समटाइम्स हम फंस ये जाते हैं, हमें ये लगता है दिस इज़ एलर्जी, हमें ये इन्फ्लुएंजा का पता नहीं चलता,
हमें लगता है एलर्जी कॉज कर रहा है। इसका क्या फ़र्क होगा, एलर्जी का क्या फ़र्क होगा, इन्फ्लुएंजा से हटके हम कैसे उसको मैच कर सकते हैं? सिंपल, अगर स्नीजिंग हुई है, वाटरी डिस्चार्ज हुआ है नोज से, आई से, कोई फीवर नहीं है और चंद घंटों में खुद ही ठीक हो गया, चंद मिनटों में या चंद घंटों में, अच्छा, तो किसी चीज़ को एक्सपोजर से हुआ, फॉर एग्जांपल पुराने कपड़े झाड़ने, सबसे ज़्यादा हाउस डस्ट माइट से एलर्जी, हाँ, तो ये वो चीज़ है। या किसी बंदे ने घर में कैट रखी हुई है, जब ये बच्चा उसके साथ खेलता है तो उसकी आंखें ज़रूर रेड हो जाती हैं। मतलब पेट्स वगैरह से भी हो सकती है? बिल्कुल, बर्ड से फंगस एलर्जी बहुत आम, ओके, क्योंकि हम उसको बार बार वेट को चेक नहीं करवाते हैं, उनकी बार बार धुलाई नहीं करते, उन्होंने बात लेना होता है। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को हम ज़रा सही से एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि मौसम भी यही है, सर्दियां भी हैं, और फिर मैं कहूँगी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है, तो खुदारा करवा लीजिए। आप बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ और इन्फ्लुएंजा जैसी चीज़ों से बच सकते हैं, कोल्ड फ्लू से भी बच सकते हैं, इसलिए आपका बचत एहतियात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का महीना निकल गया, नवंबर, अभी भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इट्स टाइम, अगर मिलती है आप फ़ौरन उसको परसू करें, करवाएं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और इन्फ्लुएंजा, कोल्ड फ्लू, एलर्जीज़, इसके ऊपर बात करें, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, स्मोक की भी हालत सबको पता है, और इन्फेक्शंस जो है वो बॉडी में नहीं रहने चाहिए। हम इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राशिद मौजूद हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहिए थी, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब बुखार चढ़ जाता है, साथ में ये कोल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोई ऐसी एलर्जीज़, उसके साथ जब बुखार चढ़ जाता है तो घर पे जो है ना उसको हम दवाई शवाई दे के तो पहले बुखार को नॉर्मलाइज़ कर रहे होते हैं कि भाई ये जो है ना बच्चे का फीवर जो है ना वो ज़्यादा, तो वो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हम फीवर के कम होने का इंतज़ार करें घर में, या फिर हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें? छोटे बच्चों, फीवर किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं होने देना। अगर फीवर 100 क्रॉस कर रहा है, इमीडिएटली सीरियस स्टेप्स लें। सबसे अच्छा हाल है कि स्पंजिंग करें, बच्चे को कोल्ड वाटर से उसको बॉडी को वेट करें, एयर कंडीशनड है, पंखा है, उसको चलाएं। हमारे एक बड़ी गलत सी मिथ है कि फ़ीवर को पानी नहीं उसको लगाना चाहिए, ठंडा नहीं करना चाहिए। जब भी 100 से ज़्यादा फ़ीवर कुछ देर रहता है तो किसी न किसी नर्व को डैमेज कर सकता है, फिट्स कर सकता है। एक दफ़ा फिट्स आएंगे तो फिट्स की दवाई उसको महीनों नहीं सालों तक लेनी पड़ेगी। अच्छा, छोटे बच्चों को किसी सूरत में, क्योंकि उनकी नर्व्स बहुत जेंटल होती हैं। सर, एंटी एलर्जीज की सिरप भी पिलाना शुरू कर देते हैं बच्चों Exactly, को, ये तो वो सही है या फिर बिल्कुल नहीं? देना। 100 से कम है तो पेनाडोल, कालपोल तक रहें। 100 क्रॉस कर रहा है तो पेनाडोल भी दें, ब्रूफन सिरप भी दें। अच्छा, दोनों दें, एज पर द एज ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल देनी चाहिए, टाइमली देनी चाहिए। निप द इविल इन द बड। अगर थोड़ी देर ज़्यादा रहेगी एंटी एलर्जीज बच्चों को सर्दियों में एहतियातन भी दी जा सकती है या बिल्कुल भी नहीं? एहतियातन सिर्फ हम एक चीज़ दे सकते हैं, वो माइटी का है। अच्छा, या मोंटेलुकास है जो एलर्जी से काफ़ी हद तक बचाती हैं। ठीक है। अगर वो फ्यू वीक्स बच्चों के लिए साशे अवेलेबल हैं, कैंडीज़ अवेलेबल हैं मोंटेलुकास की मुख्तलिफ नामों से, ये काफ़ी यूज़फुल है इन एंटिसिपेशन। परफेक्ट। और सिर्फ मादम उस सूरत में कि अगर डॉक्टर को श्योर है कि बच्चे को एलर्जी है, नॉर्मल बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 में से सिर्फ एक बच्चा है जिसकी आंखें थोड़ी सी रेड रहती हैं, नोज़ वेट रहता है, स्नीजिंग ज़्यादा होती है, सुबह उठते ही उसको नाक से पानी बहता है, ये वो है जो एलर्जी की आम अलामात। सर, ये जो इन्फ्लुएंजा है इससे डेथ भी वाक़ई हो सकती है? डेफिनेटली। ये इन्फ्लुएंजा वही है जिसको लास्ट सेंचुरी में एक बहुत बड़ा, कोविड से पहला एपिडेमिक इसी इन्फ्लुएंजा या स्पेनिश फ्लू का था। फिर इसके अगेंस्ट बाकायदा स्टडीज़ हुई, इसकी टाइप A, B, C मुख्तलिफ, लेकिन तय हुआ कि इसके लिए हर साल कम से कम 1 या 2 दफ़ा वैक्सीन ज़रूर लगाई जाएगी। साल में? साल में। अच्छा सर, अब देखिए 3 दिन तक रहता है मोस्टली फ्लू जो है। अब ये इन्फ्लुएंजा का कैसे पता चलेगा कि 3 दिन से ऊपर अगर हो गया है तो इन्फ्लुएंजा के लिए हम जाके डॉक्टर को चेक कराएं? नो, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द सिम्टम्स। अगर सिम्टम पहले ही दिन इतनी हुई है कि 104 फीवर हो गया, अच्छा, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, सांस लेने में दुश्वारी है, ठीक, या बंदे को लगता है कि ऐसा तो मुझे फ्लू कभी नहीं हुआ, ठीक,
पूरी बॉडी के मसल पेन, बोन पेन, चलना फिरना मुश्किल है, सांस का मसला, और अच्छे भले इमीडिएटली डॉक्टर देन, इट मींस इट इज नॉट कॉमन कोल्ड। और वो जो बुखार है वो भी 100 से ऊपर है। एग्जैक्टली। अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो इन्फ्लुएंजा है इसके लिए कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर, कोई ऐसे प्रिकॉशंस जो हम पहले ही कर लें? एक तो ये आपने वैक्सीन बता दी, उसके अलावा घर में कोई ऐसी चीज़ जिसके प्रिकॉशंस वगैरह हम अपने घर पे कर सकें? इन्फ्लुएंजा, कोविड इन्फेक्शंस हमेशा हुई हैं कांटेक्ट से। ये अकेले, जैसे इफ़ यू ऑल अलोन एट होम और घर में कोई भी नहीं आ रहा, तो चांसेस आर मिनिमम। अच्छा, इसका मतलब कि अगर हम एक्सपोजर कम कर दें, जब भी हम पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा होने का चांस बढ़ेगा। इट मींस कि जब पब्लिक प्लेसेस पे हम काम करते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने हाथ बार बार धोएं, नोज़, गले को पानी से फ्लश करें, हो सके तो घर पहुंच के पहला काम लंबा सा बाथ लें, एक स्टीम ले लें। इट मींस यू हैव वॉश्ड आउट एवरीथिंग। और जो बंदा भी सुबह घर से निकले और प्रॉपर अच्छे तरीके से नाश्ता करके निकले, प्रॉपर सा खाली पेट ना निकले, हमारे वाइट ब्लड सेल्स अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी मुदाफ़ियत है। ये हमारी बॉडी में हमें जरासीम से, इन चीज़ों से बचाते हैं, लड़ने के लिए काम भी करता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपने आज प्रॉपर नींद ली है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की है और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी A1 किया है, चांसेस कि आपको हो भी पब्लिक में जरासीम तो आपकी मुदाफ़िस को थ्रेश आउट कर देगी। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, क्योंकि बच्चे भी वही बीमार होते हैं जो रातों को जाग रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे होते हैं या फिर आईपैड यूज़ कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, पेरेंट्स अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। जो बच्चे रातों को लेट जागते हैं वो सुबह स्कूल जाते हैं, ना तो टेंशन होते हैं पढ़ाई में, ना फोकस्ड होते हैं, और बीमार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे उनको इन्फेक्शन पकड़ते हैं। यू टू राइट सर। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने सही कहा कि पेरेंट्स रोल मॉडल हैं, मेंटोर हैं। अगर पेरेंट 9 बजे सो जाते हैं ना, तो बच्चा और मामा सुबह ऐसे उठेंगे जैसे हमिंग बर्ड है। वेरी नाइस। तो स्माइलिंग, घर पूरा स्माइल करता है। क्या बात है। लेट सोएंगे तो सुबह जिस हैंगओवर के साथ आप लोगों को मिलेंगे तो आप सर्टनली, आपको ये दुनिया रेनबो और बहुत खूबसूरत नहीं लगेगी। एग्जैक्टली, चिड़चिड़े भी रहेंगे। भले आप स्कूल के टेंशन दिलवा दें बच्चे को, अटेंडेंस दिलवा दें, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा रात को सोया नहीं है, उसका स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको बल्कि घर पे सुला दें, दैट्स मोर बेटर। चिड़चिड़ा भी होगा, बीमार भी होगा, इन्फेक्शंस भी फैलाएगा, पढ़ाई भी नहीं कर सकेगा। अच्छा सर, मुझे कोई एहतियाती तदाबीर भी बता दीजिए कि हम किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से बचा सकते हैं। जी, ये जो कोल्ड है, ये जो इन्फ्लुएंज़ा है, इसके बारे में मुझे ये भी बताइएगा कि कोई अलग सा कोई मसला है, जैसे गले में सूजिश भी हो जाती है, वो अलग है या इसी के साथ जुड़ा होता है गले की सूजिश? जब भी कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा होगा तो आम तौर पे अलामात नोज़ से शुरू होंगी, 1-2 दिनों के बाद गला इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट ली तो चेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और वो जो गला सूजा हुआ होता है वो इसी वजह से होता है? एग्जैक्टली, जंगल की आग की तरह इन्फेक्शन स्लोली पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है। इसके लिए आम तौर पे बहुत सिंपल चीज़ें, पैनाडोल की टैबलेट, एग सूप, सिंपल चीज़ें जो हाउस होल्ड हैं, रेमेडीज़ हैं जो ग्रैंड मदर से चल रही हैं, वो बिल्कुल कारआमद हैं। मोस्टली जो लोग मुंह खोल के सोते हैं, खराटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, तो क्या उनका भी गला बहुत जल्दी इसी वजह से ख़राब हो जाता है? ड्राई भी तो हो जाता है ना मुंह खोल के सोने से। खराटे हैं, ये एक बहुत बड़ा सोशल नॉइसेंस है। एक बंदा सोता है, फिर बाकी नहीं सोते उसके आसपास। वो कहते हैं वन स्लीप्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो और पूरी दुनिया में सेपरेशन का एक बड़ी वजह ये भी है कि हस्बैंड आहिस्ता आहिस्ता दोनों पार्टियां अलग-अलग होती जाती हैं, बिकॉज वन कांट एंजॉय द स्लीप। तो सर्टनली नींद, जो बंदा भी नोज़ बंद के साथ सोएगा वो खराटे लेगा, और ये 100% काबिल इलाज है। ये दोनों चीज़ें, एसिडिटी, रिफ्लक्स और नाक का बंद होना, खराटे आना, दोनों से गला ख़राब होता है। अच्छा सर, इसका मतलब एक बात बड़ी मुझे थोड़ी सी मजाक में भी है मगर बड़ी फैक्ट भी है, कोई रिश्ता लेने जाए या देखने जाए तो पहले पूछ ले लड़की वालों से भी और लड़के वालों से भी, दोनों आपस में, कि भाई आपका लड़का जो वो खराटे तो नहीं लेता है, आपकी लड़की जो खराटे तो, बाद में तो फिर तलाक होनी होनी, उससे पहले ही पता कर ले बंदा, अगर है मसला तो पहले इलाज कराए, उसके बाद शादी करे अपने बेटे की या बेटी की। डाइवोर्स नहीं होगी, इसका मतलब ये ज़रूरी है। साथ वाले कमरे में जवान ज़रूर सोएगा, क्योंकि बारी बारी वो सो सकते हैं, एक बंदा एक टाइम पे सो सकता है, एक टाइम पे तो नहीं सो सकता। वाकई नींद सो इम्पोर्टेंट पूरी सेहत के लिए। तो बेसिक चीज़ें जो आपने फोकस की वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हैंड वॉश बार बार किया जाए। कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा।
जिस बंदे को स्नीजिंग है, कॉफ है, वो मास्क ज़रूर लगाए, ठीक, ताकि दूसरे को भी ना लगे। और जब भी पोल्यूशन का इंडेक्स में फिज़ा हाई है, बाहर कम से कम निकले। शॉपिंग जितनी हद तक मिनिमाइज़ करें कि वीकली मंथली एक दफ़ा जाएं, बार बार जाना सर्टनली पब्लिक प्लेस पे आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। और ये अभी स्मोक, जहरीली स्मोक में तो बाहर भी ना निकले। एक लास्ट मुझे ज़रूर एक टिप बता दें, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। रात को सोने से पहले सर कौन सी ऐसी नुस्खा, कोई टिप, कोई ऐसी चीज़ जो पी लें, खा लें, जिससे हमारा सुबह गला ख़राब ना हो, प्लीज़? नाक गले को पानी से फ्लश करें, स्टीम ले लें, वार्म चीज़ जो भी आपका टेस्ट फ्लेवर है उसके मुताबिक वार्म ड्रिंक ले लें। रात सोने से पहले सोते हुए गलती से भी ठंडी चीज़ें, कोल्ड चीज़ें, जूस, फ्रेश जूस बिल्कुल अनहेल्दी है। सर ये जो हम सुबह ना उठ के भी शेक वगैरह पी लेते हैं, ठंडा दूध, ठीक है, ठंडे फल सेब वगैरह खा लेते हैं, फ्रिज से डायरेक्ट निकाला, सेब ठंडा खा लिया, ठंडा दूध पी लिया सुबह, ये सब चीज़ें चलेंगी तो या ना नहीं? किया जाए। अच्छा, इस मौसम में ऑलरेडी देयर इज अ रानेस, इन्फ्लेमेशन इन नोज एंड गला। अच्छा, शहर में रहने वालों के तो ऑलरेडी हम धुआं और मिट्टी काफ़ी फक रहे हैं, ठीक है, सांस में लेके जा रहे हैं। उसका वाहिद हल वार्म ड्रिंक्स एक्सेस में लेना है, ठीक, बार बार लेना है, ठीक। उससे हम, और जिन्होंने प्लीज़ वैक्सीन नहीं लगाई, ये राइटली आपने कहा कि फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। इट्स अ बिग ब्लेसिंग, इट्स सेव यू फ्रॉम सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक सर, ये नज़ला ज़ुकाम, कोल्ड, सोजिश की जो अलामतें होती हैं, इसके लिए क्या एंटीबायोटिक्स लेना, इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है कि लेंगे तो फिर ही एक डेड तरीके से ठीक होंगे या नहीं? बिल्कुल एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, पहले 3 दिन तो सोचें भी ना। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर 3 दिन हम रेमेडीज़ के ऊपर जाएं, यू मीन टू से? एग्जैक्टली, आपने ठीक है। एंटीबायोटिक अगर लेंगे पहले ही दिनों में तो आपकी मुदाफ़ियत और वीक हो जाएगी। अच्छा, अलाउ योर इम्यून सिस्टम टू वर्क। अपनी हेल्थ का ख्याल करें, रेस्ट करें, वार्म ड्रिंक्स लें, हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लें, जिसको हम सूप, एग, फ़िश, ऐसी कोई भी चीज़ें। कुछ भी नहीं है तो वार्म ड्रिंक्स लेते रहें, रेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रखें। 98% चांस है कि सिंपल चीज़ों से आपकी ये सारी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगी। अगर वैनिश नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, डिलीट नहीं हो रही ये चीज़ें, फिर डेफिनेटली डॉक्टर को पूछ के एंटीबायोटिक लें। सर क्या ये गरगरारे भी किए जा सकते हैं सुबह नमक डाल के पानी से, एक गले के लिए, सोजिश के लिए? ठीक है, रात सोने से पहले जो काम करेंगे गला आपको बिल्कुल A1 मिलेगा। अच्छा, रात सोने से 0 मीटर मिलेगा। ठीक है। रात सोने से 2 घंटे पहले स्पाइस, हम लोग बहुत ऑयल और स्पाइस के, एशिया स्पाइस तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाया जाता है और ऑयल, इसको काफ़ी डिमिनिश करने की ज़रूरत है। ठीक, ऑयल और स्पाइस कम लिया जाए। रात बड़ा सिंपल सी पोरेज, दूध, वार्म चीज़ें, ऑफ योर ओन टेस्ट। हर बंदे का फेस डिफरेंट है, उसका टेस्ट डिफरेंट है। सर ये चाइनीज़ और कोरियंस और जापानीज़, ये लोग भी तो बहुत मिर्च मसाला खाते हैं। उनके ये नूडल्स वगैरह जो आते हैं वो तो इतने हॉट नूडल्स, हॉट स्पाइसी नूडल वहीं से आते हैं ये सारे। तो ये जो रैमन, ये सब, या ये खुद नहीं खाते? ये इनकी ओरिजिनल जो आप जाके देखें बीजिंग वगैरह में, तो वी थिंक जापानीज, सिंगापुरियन, ये इट इज़ आइडियल वे ऑफ लिविंग। कोई भी चीज़ वार्म जो आप लेना चाहें, आपका अपना टेस्ट है, अपना फ्लेवर है, आप अपने टेस्ट की चीज़ लें, वार्म लें। सबसे अच्छा दूध है हर बंदे के लिए। हॉट मिल्क लेना, उसमें अपनी मर्ज़ी से हनी डाल लें, बादाम पीस के डाल लें। सर हमें तो बहुत से लोग यहाँ आके ये भी कह जाते हैं कि दूध से गैस होती है, दूध नहीं लेना चाहिए। ये भी कहानियाँ हमारे पास आके लोग, वार्म मिल्क या उसमें कोई भी सिंपल सी चीज़, आपने छोटे बच्चों के लिए कोई भी आपने हनी डाला हुआ है, अच्छा, तो दी बेस्ट है आपके इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अच्छा, तो ये किसी भी एज में दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बचपन में, बड़े होके भी 20-30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में दूध हम पी सकते हैं। 35-40 क्रॉस करें तो फिर हमें स्किम मिल्क लेना चाहिए। फिर स्किम लेना चाहिए, स्किम लेना चाहिए, फैट फ्री लेना चाहिए। फैट फ्री लेना चाहिए। अगर आप दूसरा मतलब मलाई घर पे उतार लें। हाँ, अगर आप 2 घंटे स्विमिंग करते हैं और अच्छी खासी एक्सरसाइज करते हैं, बच्चों के साथ बैडमिंटन 2 घंटे खेल लेते हैं, फिर आप जो मर्जी लें, ठीक है, एवरीथिंग इज अलाउड।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत डिटेल में हमें समझाते हैं और आई होप कि हमें समझ आ गया और हम इस चीज़ पे अमल करें। फिर बता रही हूँ, ब्रेक से पहले सर्दी आने वाली है, वैक्सीन करवा लीजिए। ये भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने ये सेगमेंट इसीलिए किया ताकि जो अगर आपकी ये जो एलर्जीज़ हैं, ये फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इससे बचत हो सके। छोटे बच्चों को तेज़ बुखार हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। 100 से ऊपर फीवर नहीं जाना चाहिए और अपने गले का ख़ास ख्याल रखिए, गरगरारे कीजिए रात को, ठीक है। और नीम गर्म दूध में शहद का इस्तेमाल कीजिए, कोई ठंडी चीज़ ना खाइए, ठीक है। और बाहर ना जाइए, मास्क लगाइए, बहुत गंदी फॉग है। टेक अ ब्रेक। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो बेमिसाल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोहसिन नकवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी मोहसिन नकवी साहब की आज है हैप्पी टू यू, वाओ माशाल्लाह। और जी जनाब, आज 46th बर्थडे है मोहसिन पंजाब, मोहसिन सखावत और मोहसिन क्रिकेट, वज़ीर दाखिला और हम सब के बहुत प्यारे सैयद मोहसिन नकवी साहब की आज 46th बर्थडे है और हम उनको तहे दिल से मैं बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से, आप सब की तरफ से। एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है मोहसिन नकवी साहब। अगर क्रिकेट की बात करें, सहाफ़त की बात करें, ठीक है, तो सहाफ़त में आप देख लें वज़ारत दाखिला हो या वज़ारत आला हो, ये ऐसी ऐसी सलाहियतें रखते हैं, ऐसे ऐसे फ़ैसले करते हैं कि उनके फ़ैसलों का सब एहतराम करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। नॉट इवन पाकिस्तान, आउट ऑफ द कंट्री, एवरीवेयर वेयर ही ट्रैवल्स, सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और गैर मुल्की और मुल्की सतह पर भी इन्होंने सबको अपना गर्वेदा बनाया हुआ है, अपने पीछे पागल किया हुआ है। जी मैं सच बता रही हूँ, आप ज़रा गौर कीजिए कि जिस सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जो ये इमारत है जहाँ पर अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये सिटी 42 चैनल से आप देखें कि आगाज़ हुआ। ना सिर्फ ये शहर की आवाज़ बने बल्कि बाद में पूरे पाकिस्तान की माशाल्लाह से ये आवाज़ बन गए। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आप गौर करें तो क्रिकेट का मैदान अगर आप देखें तो कमाल किया है इन्होंने, ऐसे कमाल तरीके से ऐसी चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया है। मोहसिन नकवी के जो इक़दामात जो है, जो सारे उनके रूल्स हैं बड़े डिफरेंट हैं, जिसमें इन्होंने हार को जीत में बदल दिया। और पाकिस्तान के लिए अगर मैं बोलूं कि जो टीम बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड थी, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी दी टीम को, उनको ऐसे स्टैंड कर दिया, ऐसी मोटिवेशन दी कि आज जीत रही है। अब हमारी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो रहा है। ये हमारी टीम की मोटिवेशन सारी जो है ये मोहसिन नकवी को जाती है। अगर हम बतौर वज़ीर आला याद करें मोहसिन नकवी साहब को, तो आप ये देखें कितनी तेज़ रफ्तार तरक्की, ऐसे मुतहरक अंदाज से एक ऐसे क़ुव्वत फ़ैसला, ऐसी डिसीजन पावर है इनके अंदर कि जिस तरीके से उन्होंने काम करवाया, ठीक है। और आप देखें जो शहबाज स्पीड जो है, उनको भी मानना पड़ गया कि जो मोहसिन स्पीड है और मेरे से भी तेज़ है, बड़ा तेज़ है। जी देखें, अगर आप दहशत गर्दों की बात करें तो उनको भी आगे ऐसे चैलेंज दिया उन्होंने कि अगर अब देखें तो पाकिस्तान में जो है अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब, वो बिगाड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर मुज़ाकरात की अगर उसकी मेज़ पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने सबको मुफावत पर मजबूर कर दिया और उन्होंने सबको कायल किया कि मुफाहमत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। तो ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है। आज के दिन मुझे लगता था ये सारी बातें करना बहुत ज़रूरी था। आगे नकवी साहब, आपको बहुत बहुत जो है आपका
बर्थ वाला डे मुबारक हो, और हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपको बहुत प्यार, बहुत सारी दुआएं। जिस तरीके से आप अपनी टीम के साथ सारा सलूक रखते हैं, अपने जो आपके पूरी टीम के लोग हैं उनको ऐसा फ्रीडम देते हैं कि वो अपने उस फ्रीडम का फ़ायदा भी उठाएं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। और ये जो एक आज़ादी और ये ख़ुद मुख्तारी जो आप देते हैं लोगों को, मुझे ये बहुत पसंद है। इसी तरह से आपके अंदर भी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो पाई जाती है, और आपको देख के हम सारे के सारे जो है अपनी स्पीड तेज़ कर देते हैं, बिकॉज यू आर द मोस्ट इन स्पीड। सो हैप्पी बर्थडे अगेन। और अब हम चलते हैं, हमारे एक ज़बरदस्त गेस्ट हैं जो कि आज़ाद कश्मीर से हैं और आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं ज़ुहैब ज़मान, जो कि बहुत प्यारे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लिए जो नेशनल एंथम हुआ था, जो सॉन्ग हुआ था, उसमें भी ये शामिल थे। ज़बरदस्त पाकिस्तान की भी जो नए इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जो हमारा कौमी तराना है, उसकी भी जब दोबारा से रिकॉर्डिंग हुई थी तो उसमें भी एज सिंगर शामिल थे। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब ज़मान। क्या हाल है? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आपका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब घर में हम आपको देखते रहते हैं माशाल्लाह, बचपन से। अरे बिल्कुल, वाह। चले जी, अब फिर हमें क्या सुना रहे? मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ कश्मीरी ज़ुबान में, क्योंकि मैंने कश्मीरी सी, हमारी पहाड़ी बोली है, हमारी जो असल मादरी ज़ुबान है पहाड़ी है, लेकिन कश्मीरी मैंने सीखी है, ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अपने ऑक्युपाइड कश्मीरी बहन भाइयों के लिए। चले जी, हो जाए फिर। फॉरेन ऑफिस की ही रिलीज़ है, तो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी एक प्रॉपर बनी हुई है। मैं इसको आपको थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ, इसका तर्जुमा भी बताऊँगा जी। निगारो चाइन हुस्नन करिंदेवान कैत्या गमांची आशिक फलवा बनित मस्तान कैत्या निगारो छाइन हुस्नन करिंदेवान कैत्या गमांची आशिक फलवा बनित मस्तान कैत्या बकर है नाज़नीनो छुनाज़न पोश वथरुल छुनाज़न पोश वथरुल वनी क्या बोस जिगरस में चिमरमान कैत्या निगारो छाइन हुस्नन करिंदेवान कैत्या। हाँ, ये क्या था? ये क्या ये था? निगारो ओ माय बिलव्ड, कि ओ मेरे प्यारे, बेसिकली ये महबूब को या अपने किसी भी प्यारी चीज़ को आप जिससे भी प्यार करते हैं, मेरा महबूब मेरा कश्मीर है। सो मैंने अपने कश्मीर को डेडिकेट किया था और फॉरेन ऑफिस ने इसको रिलीज़ किया था, इसकी डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इसके मतलब, एक लफ्ज़ी मतलब इसका यही है कि तेरे हुस्न की तारीफ़ सभी करते हैं, मेरा भी दिल करता है कि तेरे हुस्न की तारीफ़ करूँ, तेरे खेतों में आऊँ, तेरे बागों में आऊँ। अच्छा, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगी जल्दी से आप एक गाना जो है वो हमें ज़रूर सुना दें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़, आपको भी अल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात करेंगे।